सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। टूरिस्ट वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है यदि सही तरीके से अप्लाई किया जाए। काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होते हैं यदि वो आपकी फ़ाइल के अंदर नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं और चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अपडेट अब नई है, आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो वीज़ा फ़ाइल आपकी ख़राब होगी और आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि अब जो नए ट्रेंड चल रहे हैं लगभग सब कंट्रीज़ के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अब जो है किन प्रोफाइल को वीज़ा मिल रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो हम इस चैनल पर लेकर आएंगे वो आप तक पहुँच जाए। क्योंकि हम इस चैनल पर जो भी अपडेट होती हैं, मीन्स जो रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं, जो भी टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, वो इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा लेना कभी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था, बट अब धीरे धीरे ये डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और इसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो है कि जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं इंडियंस के लिए, और साथ में स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए। तो बट बात हम आज कॉमन करते हैं कि इंडिया में जो भी फाइल्स लगती हैं, जो भी अप्लाई होती हैं, तो उनमें क्या चेंजेस सब करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से वीज़ा जो है अप्रूव हो सके। अभी आपने देखा होगा कि यूएस भी स्ट्रिक्ट तो है ही है, साथ में कनाडा भी स्ट्रिक्ट हुआ है, साथ में ऑस्ट्रेलिया भी है, और साथ में जो है बाकी अदर कंट्रीज़ हैं वो भी स्ट्रिक्ट हैं। यूके भी आज की डेट में वेरीफाई कर रहा है आपकी प्रोफाइल। तो अब किया क्या जाए। एक चीज़ समझो कि जब चीज़ें चेंज हुई हैं इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होगा। इसका एक सबसे बड़ा जो सॉलिड रीज़न है वो है कि जो मैक्सिमम लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके गए और वो वापस नहीं आए, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। न्यूजीलैंड ने जब वीज़ाज़ देने बहुत स्टार्ट किए, या साउथ कोरिया ने बहुत वीज़ाज़ दिए, चाहे वो कनाडा ने दिए, तो वीज़ा में प्रॉब्लम आई क्यों? जो वीज़ा सक्सेस रेट डाउन हुई, उसके बाद एयरपोर्ट पर दिक्कत हुई, इसके पीछे रीज़न क्या था? सिंपल एक ही कि लोग वीज़ा लेके गए हैं टूरिस्ट और कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा लेके जा रहे हैं और अब हम वापस आएंगे, बट वहाँ जाकर वो वापस नहीं आ रहे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी देश को टूरिस्ट वीज़ा देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। टूरिस्ट वीज़ा होता है इसीलिए कि आप घूमने जा रहे हैं और घूमेंगे, वापस आएंगे। इससे उनकी कंट्रीज़ को बहुत प्रॉफिट होता है यदि आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ पर घूमते हैं। प्रॉफिट इस तरीके से है कि पहले तो आप उस कंट्री के अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहले आपके एक्सपेंस वहीं पे होने वाले हैं। आप वहीं पर होटल बुकिंग करेंगे तो आपके होटल की पेमेंट भी वहीं पे होनी है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़ते हैं यदि ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और लोकल फूड जो आप परचेज़ करने वाले हो, शॉपिंग करने वाले हो, लोकल ट्रांसपोर्ट आप चूज़ करने वाले हो, तो इससे उनको एक रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब सिंपल सी बात है कि कनाडा में एक पर्सन यदि ट्रैवल के लिए जा रहा है तो कनाडा के अंदर वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च कर आ रहा है, और टिकट उसकी अलग जा रही है। तो मतलब आप देखिए कि एक देश के अंदर कितना पैसा जा रहा है। और जब इसी तरीके से लाखों टूरिस्ट जाते हैं उस देश के अंदर टूरिज़्म के लिए, तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है उन कंट्रीज़ को। तो ये एक बड़ा बेनिफिट्स है। तो उनको क्यों ऐसा करना पड़ता है कि जब वो वीज़ा सक्सेस रेट डाउन कर देते हैं, तो ये सबके लिए नहीं होती है, ये कुछ कंट्रीज़ के लिए हो जाती हैं। तो अभी इंडियंस के लिए भी वही चीज़ हो रही है, और इसके पीछे बड़ा रीज़न यही है कि लोग जा रहे हैं और वापस नहीं आ रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया पे हुआ है। नॉर्थ इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बट बात तो वही है कि वीज़ा लेना है तो अब लिया कैसे जाए। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ टारगेट हो रही है वो फेक डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर फेक डॉक्यूमेंट बहुत पकड़े गए हैं, और ये एक कंट्रीज़ के अंदर नहीं हुआ। कनाडा में पकड़े गए, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए, यूके आज वेरीफाई कर रहा है क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद साउथ कोरिया में पकड़े गए थे, उसके बाद शेंगन में काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर पकड़े गए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी सेम चीज़ फेस की थी। जिसकी वजह से ये कंट्रीज़ क्या है, अभी फेक डॉक्यूमेंट को लेके तो रह रही हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई फाइल ना आ जाए। और इसी वजह से जो है एप्लीकेशन मैक्सिमम रिजेक्ट हो जाती हैं, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है। तो गलती ना करें। यदि आपको कोई ये बात कह रहा है कि आपसे पेमेंट आफ्टर वीज़ा ले लेंगे लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वो लगाने वाले हैं, तो भूल जाइए। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा,
पहला नुकसान होगा कि आपका जो एप्लीकेशन जाएगी वो पहले तो फेक डॉक्यूमेंट के साथ चली गई। अब फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए, उसके बाद आप बैन हो जाओगे। और यदि बैन नहीं भी हुए तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चले गया तो वो वहाँ से रिमूव नहीं होने वाले। कई लोग कहते हैं कि 3 साल बाद डॉक्यूमेंट रिमूव हो जाते हैं, कोई कहता है 5 साल बाद रिमूव हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं 10 साल बाद रिमूव हो जाते हैं। कुछ नहीं रिमूव होता वहाँ से, क्योंकि उनके डाटाबेस इतने छोटे नहीं है, इतना कम जीबी के साथ वो नहीं बैठे हुए कि उनको डाटा जो है रिमूव करना पड़े, उनकी हार्ड डिस्क उनको क्लीन करनी पड़े। ऐसा नहीं है, उनके सर्वर बहुत बड़े हैं और ये उनके ऑनलाइन सर्वर पर जाता है। यदि शेंगन में एप्लीकेशन कर रहे हो तो 29 कंट्रीज़ का एक ही सर्वर है, एक ही सर्वर पर आपके डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि जो आपने आज लगाया है डॉक्यूमेंट वो कल को आप चेंज कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल भी होगी और फ्यूचर में आपका पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। फ्यूचर में आप 8-10 साल बाद भी अप्लाई करने जाएंगे तो दिक्कत होगी। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो चेंज होने पॉसिबल होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ ही एप्लीकेशन करें। सबसे पहली चीज़ जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ फाइल लगाएं। सेकंड चीज़ अब जो देखी जा रही है वो है आपकी प्रोफाइल के अंदर कि आपके पास फंड्स कितने हैं और आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं कि आप उस देश के अंदर टूरिज़्म के लिए जाएंगे तो उसके बाद वापस आएंगे, क्योंकि आपके पास अपनी होम कंट्री के अंदर एक जॉब या बिजनेस अच्छा है और आपके पास फंड्स अच्छे हैं, तो आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप जॉब करने के लिए वहाँ रुकें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी पैकेज कम है और उसके बाद बिजनेस की जो ITR है वो भी कम होती है। बट आपको क्या करना होगा कि आपको इसको मेंटेन करना होगा, आपको अपने बैंक बैलेंस मेंटेन करना होगा, अपने फंड्स मेंटेन करने होंगे। आपकी इनकम जो है मिनिमम 40-50 हज़ार मंथली जाए। यदि एक सिंगल सोर्स से आपकी इनकम जो है वो कम आ रही है, यदि आपकी सिंगल सोर्स से इनकम 25,000 आ रही है तो भूल कर भी अपनी एप्लीकेशन ना करें। आपको 2 इनकम शो कर सकते हो, आप साथ में रेंटल इनकम दिखा सकते हो, कोई कमीशंस दिखा सकते हो, कुछ भी इस तरीके से अपनी जो है साइड इनकम दिखा के अपनी सैलरी या इनकम जो है 40,000 से 50,000 रुपीज़ तक दिखा दें मंथली। और यदि आप इतना दिखा रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम शेंगन वीज़ा लेने में नहीं होगी, UK वीज़ा लेने में नहीं होगी, उसके बाद आपको न्यूजीलैंड वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होगी। बट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो मिनिमम 50,000 इनकम दिखाएं और ये 60,000 तक दिखाएं और भी बेटर होगा। और यदि आपको कनाडा का वीज़ा आज की डेट में लेना है तो इनकम जो है 50,000 तक आप रखें तो हाई चांस आपके रहेंगे वीज़ा के। और फंड्स भी आपके पास अच्छे होने चाहिए, मींस चाहे आप वो FD में हो, सेविंग में हो, इसके अलावा आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप दिखा सकते हो। क्रेडिट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, क्रेडिट कार्ड चाहे आपके पास 7 लाख है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप FD शो कर सकते हो, आपका PF GPF है वो शो कर सकते हो, कोई और सेविंग्स है वो शो कर सकते हो। सेविंग काउंट्स भी साथ में लगाएं, ओनली FD ना लगाएं, ओनली सारी FD। जैसे आपके पास 10 लाख फंड है तो 10 के 10 लाख आप FD में मत दिखाएं। मिनिमम आपके पास 6-7 लाख रुपया जो है सेविंग में हो, उसके ऊपर आप FDs चाहे 2-3 लाख की दिखा दें वो ओके है। तो इस तरीके से फंड्स आपके पास प्रॉपर हैं तो फिर टूरिस्ट वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के ट्रेंड को देखते हुए इन चीज़ों में चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है और ये आपको करनी पड़ेगी यदि आप वीज़ा लेना चाहते हैं 2025 के अंदर। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।